डीएस गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम समास का टॉपिक लेते हैं दोस्तों। देखो समास ये बिंदु काफी मायने रखता है कंपटीशन के एग्जाम में। समास की बात करते हैं तो समास की परिभाषा होती है पदों को पास पास रखना ही समास कहलाता है। पदों को पास पास रखना ही समास कहलाता है। पद होते क्या है? देखो पद एक तरह से समास में पद है जो शब्द को ही कहते हैं। सामान्य रूप से वो शब्द कहलाते हैं, लेकिन समास में उसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। तो पदों को पास पास दो या दो से अधिक कई पद मिलकर के जब एक शब्द बनाते हैं या सामासिक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे मैं कहूं एक तो राजा है हमारे पास और एक पुत्र है, इनको राजा और पुत्र को हमें मिलाकर के लिखना है तो हम कहेंगे राजपुत्र। क्या कहेंगे? राजपुत्र। इसको सामान्य रूप से विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग करके ऐसे लिख सकते हैं, राजा का पुत्र बराबर। देखो दो पद थे इसमें, एक तो राजा और एक पुत्र, इन दोनों को मिलाकर के क्या कर दिया? राजपुत्र। एक पद का निर्माण कर दिया। ऐसे ही हम बात करें तो जैसे एक पद तो था वीर और एक था पुरुष। एक पद था वीर और एक पुरुष, दोनों को एक साथ मिलाकर के लिख दिया वीर पुरुष। यही कहलाता है समास। क्या कहलाता है? समास। तो दो या दो से अधिक पदों और उन पदों को जब पास पास रख दिया जाता है तो वो समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समास। अब हम बात करते हैं तो समास के भेदों की बात करते हैं। तो समास के भेद होते हैं 6। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखो सबसे पहले आता है अव्ययीभाव समास। दूसरा आता है तत्पुरुष समास। फिर आता है कर्मधारय समास। फिर आता है द्विगु समास। पांचवा आता है आपके द्वंद्व समास। और अंतिम भेद है बहुब्रीहि समास। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। देखो इन 6 भेदों में हम सबसे पहले लेते हैं अव्ययीभाव समास को। तो सबसे पहले हमने लिया अव्ययीभाव समास। देखो अव्ययीभाव समास हमें नाम से ही पता चल रहा है ऐसा समास जिसमें अव्यय का अभाव या अव्यय की प्रधानता हो। जो हमारे अव्यय शब्द होते हैं, जिस समास में उस अव्यय शब्द की प्रधानता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। और जो अव्यय पद होगा वो पहला पद होगा। समास में 2 पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। में समास की बात करता हूं
तो समास में दो पद होते हैं, पदों की हम बात करते हैं तो पद होते हैं आपके दो, कौन कौन से? एक तो पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, हम इसकी बात करें तो देखो अव्ययभाव समास की, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। देखो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, जिस समास में अव्यय पद की प्रधानता हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो देखो अव्ययभाव समास का पहला पद अव्यय होता है और उसी पद की क्या होती है? प्रधानता, या मैं कहूं उस अव्यय की इसमें क्या होती है? प्रधानता। तो जिस समास में अव्यय पद की प्रधानता हो या जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास। ये अव्यय क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, व्यय होता है खर्च या परिवर्तन, या नहीं ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, किसके आधार पर? लिंग वचन कारक के आधार पर। मैं अव्यय की बात करूं तो ऐसे शब्द या शब्दांश जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द होंगे जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और ऐसे शब्दों की इस समास में प्रधानता होती है, कौन से समास में? अव्ययभाव समास में। देखो अव्यय जैसे हमारे जितने भी उपसर्ग होते हैं वे सब की सब अव्यय माने जाते हैं। हमारे जितने भी उपसर्ग है उन सभी को हम अव्यय मानते हैं। जो हम उपसर्ग पढ़ते हैं, संस्कृत के 22 उपसर्ग है, हमारे उर्दू के उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है, उन्हें जो हम अव्यय की श्रेणी में रखते हैं, हम कहें कि उन्हें अव्यय माना जाता है। होते हुए तो वो उपसर्ग ही हैं, लेकिन उन्हें अव्यय भी माना जाता है। और ऐसे अव्यय पदों की क्या होती है? इसमें प्रधानता होती है। जैसे मैं कहूं प्रति, ये हमारे अव्यय पद है कुछ। उप, अनु, आ, ए, बे, बा, भर, ला, ये आदि हमारे क्या है? अव्यय। आदि क्या है? अव्यय। और ऐसे अव्यय पद शुरू में मिलेंगे आपको, पूर्व पद में मिलेंगे। प्रति, उप, अनु, आ, ए, बे, बा, भर, ला, ऐसे बहुत सारे
हमारे अव्यय पद है वो हमें किसी शब्द में प्रारंभ में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? प्रारंभ में, पूर्व पद के रूप में वो रखे हुए होंगे। और जहाँ पे भी ये पद हमें मिलेंगे, प्रति, उप, अनु, आ, इस तरह के अव्यय शब्द मिलेंगे, उनमें हमेशा समास पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। तो जिस सामान्य से शब्दों में कहें कि जिस समास में प्रति, उप, अनु, आ, ए, बे, बा, भर, ला ऐसे अव्यय शब्द प्रारंभ में होते हैं, उसी को या वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? अव्ययीभाव समास का। देखो कैसे, ये नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया है तो नोट कर सकते हो। देखो इसमें देखो, जैसे इन्हीं की बात करें हम तो जैसे अनुरथ, ये शब्द दे दिया आपको और पूछा कि बताओ इसमें कौन सा समास है। देखो अनुरथ, अब हमारा ध्यान सीधे ही है, जो अगर अव्ययीभाव समास को जानना है तो सीधे ही अव्यय पद पर जाना चाहिए। इस अनुरथ शब्द में जो जो पहला शब्द निकलता है अनु, वो हमारे अव्यय है। वो क्या है? अव्यय है। इसमें अनु शब्द है, या मैं कहूं अनुरथ में जो ये अनु शब्द है, ये हमारा क्या है? अव्यय। अव्यय होने के कारण इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। आगे मैं बात करूं, जैसे प्रतिदिन है हमारा, क्या शब्द है? प्रतिदिन। इसमें देखो शुरू में प्रति उपसर्ग है, और उपसर्ग सभी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो प्रति अव्यय होने के कारण इस पद में भी कौन सा समास, इस शब्द में भी कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। क्यों? देखो प्रति में क्या है? अव्यय शब्द है। जैसे यथा शक्ति आपके एक शब्द है, यथा शक्ति। इसमें जो यथा है ये हमारा क्या है? अव्यय पद है। यथा क्या है? अव्यय पद है। इस वजह से यथाशक्ति में भी कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। आगे मैं बात करूं, जैसे उपनाम शब्द है हमारा, क्या है? उपनाम। इस उपनाम शब्द में जो उप है ये हमारा क्या है? अव्यय है। इस वजह से इस उपनाम शब्द में भी कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। आगे मैं बात करूं, जैसे ये आ जन्म है, आ जन्म है, कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये आ है ये क्या है? हमारा उपसर्ग है, और उपसर्ग होने के कारण जो भी उपसर्ग होते हैं वो सब सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो आ जन्म में भी कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। अनु, प्रति, यथा, उप, आ ये हमारे सभी पूर्व पद के रूप में है। सभी पूर्व पद क्या है? अव्यय। और ये हमने जाना है कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? हम अव्ययीभाव समास। और भी हम बात करें आगे, जैसे बे सहारा शब्द है, बे सहारा, और इसमें ये जो बे है ये हमारा क्या है? उपसर्ग है उर्दू भाषा का। और उपसर्ग होने के कारण जितने भी उपसर्ग होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। क्यों? क्योंकि इसमें बे क्या है? हमारा अव्यय शब्द है। बा कायदा, इसमें कायदा शब्द से पहले बा उपसर्ग है, और उपसर्ग सभी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो हम कह सकते हैं बा अव्यय है इसमें। इस वजह से कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। जैसे भर, भर आपके अव्यय शब्द है और इसके साथ पेट शब्द लिख दिया, भर पेट। भर प्रारंभिक शब्द क्या है? अव्यय। इस वजह से कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, या जिस समास में अव्यय पद की प्रधानता हो,
वहां कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। इन सभी शब्दों में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अगर विग्रह की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है इनका विग्रह। उपसर्ग के या अव्यय के बाद वाला जो शब्द होता है उसको तो पहले रख देते हैं, जैसे अनु के बाद रहता है रथ, और अनु के स्थान पे लिखा जाता है के पश्चात या के पीछे, रथ के पश्चात, रथ के पीछे भी लिख सकते हैं। अनु का उपयोग योग के अर्थ में भी किया जाता है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे अनुरूप, तो रूप के योग, तो अनु अव्यय का प्रयोग योग के अर्थ में भी किया जाता है, अनु अव्यय का प्रयोग पश्चात के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे प्रतिदिन है, जब पीछे वाले शब्द के प्रारंभ में प्रति अव्यय शब्द है आपके, तो पीछे वाले शब्द को 2 बार लिख देते हैं, दिन दिन। यथाशक्ति है, पीछे वाले शब्द को लिखो पहले शक्ति, और यथा के स्थान पर लिखते हैं के अनुसार, यथा के स्थान पर क्या लिखते हैं? के अनुसार, शक्ति के अनुसार। उपनाम है, पीछे वाला लिख दो नाम, सब में अव्यय के बाद वाले शब्द को पहले लेंगे नाम, और उप का प्रयोग समीप के अर्थ में किया जाता है, नाम के समीप। आ जन, पीछे वाला शब्द है जन, और आ का प्रयोग पर्यंत या तक के लिए किया जाता है, जन्म पर्यंत। बेसहारा, तो देखो पीछे वाला शब्द लिख देंगे सहारे, और बे का प्रयोग के बिना के अर्थ में किया जाता है, सहारे के बिना। बाकायदा, बा का प्रयोग साथ के अर्थ में किया जाता है, जैसे कायदे के साथ। भरपेट, भरपेट है जो पर्याप्तता के लिए भरस्वर का भरव्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेट भर कर, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं पेट भर कर, या पूरी तरह से भरा पेट। तो ये हमारे सभी अव्यय पद है प्रारंभिक, और पीछे वो इनके शब्द लगा हुआ है। तो जिस शब्द में प्रारंभ में अव्यय पद हो उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। विग्रह करेंगे तो पीछे वाला शब्द पहले लिया जाता है, और आगे जो अव्यय है उसके स्थान पर कोई न कोई प्रयोग किया जाता है। जैसे अनु का प्रयोग योग के अर्थ में भी किया जाता है और पश्चात के अर्थ में भी। प्रति अगर किसी शब्द के पहले है तो उस शब्द को 2 बार लिख दिया जाता है, जैसे प्रतिदिन, दिन से पहले प्रति है तो इस दिन को 2 बार लिख दो, बस दिन दिन। ऐसे ही यथाशक्ति, शक्ति से पहले यथा है तो यथा के स्थान पर के अनुसार लिख देंगे, शक्ति के अनुसार। उप के स्थान पर के समीप लिख देंगे, नाम के समीप। आ के स्थान पर पर्यंत लिख देंगे, जन्म पर्यंत। बे के स्थान पर बिना लिख देंगे, बेसहारा, जैसे सहारे के बिना। बा का प्रयोग साथ के अर्थ में किया जाता है, तो कायदे के साथ। और भरपेट ये संपूर्णता की ओर संकेत करता है, पूरी तरह से, तो पेट भर। इसको और उसको नोट कर लो, ये आपके अव्ययी भाव समास हो जाता है। आगे देखो, हमारा दूसरे नंबर का समास आता है अव्यय के बाद तत्पुरुष समास। अव्यय शब्द केवल यही नहीं है, काफी सारे अव्यय शब्द है ना।
जितनी भी उपसर्ग है सबकी सब अव्यय। मैंने कुछ ही उदाहरण लिए, लेकिन आपको अव्यय पद याद है तो आसानी से अव्यय भाव समास कर सकते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तो देखो तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखो अभी हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था, उसमें पूर्व पद अव्यय होता था, उसी की प्रधानता होती थी। यहाँ पे जो पूर्व पद की नहीं बल्कि किसकी प्रधानता है, उत्तर पद की। कौन से समास में, तत्पुरुष समास में। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। कैसे, देखो इस समास में क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है। किसका लोप होता है, विभक्ति का लोप। जब समस्त पद होता है, पूरा पद होता है, तो उसमें विभक्ति का लोप होगा। और जब उस समस्त पद का या समासिक शब्द का हम विग्रह करते हैं तो उसमें जो विभक्ति है और उस विभक्ति का जो चिन्ह है वो प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, अर्थात वो दिखाई देगा। मैं कहूं पूरा पद है, उसमें तो विभक्ति दिखाई नहीं देगी, कोई भी विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं, जैसे अपने वो कारकों के होते हैं विभक्ति है। जैसे मैं कहूं कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म का को, देखो मैं यहाँ पे नोट कर दूं इसको, देखो यहाँ तो हमारे कारक है और मैं यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लिख रहा हूं। यहाँ पे जैसे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, कारण का होता है से। ये से माध्यम के लिए आता है, से या के द्वारा। और संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, ये प्रयोजन के लिए होता है। अपादान का भी विभक्ति चिन्ह होता है से, लेकिन ये पृथक या अलग होने के लिए आता है। संबंध, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। संबंध के बाद आता है आपका अधिकरण, इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पे, पर। और अंतिम आता है कारक संबोधन, और इसको करते हैं हे, ओ, अरे से प्रदर्शित, है ना। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से, संप्रदान का होता है के लिए, अपादान का भी होता है से, संबंध का होता है का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण का होता है में, पे, पर, और संबोधन का होता है हे, ओ, अरे। तो देखो हमारे ये जो विभक्ति चिन्ह है, ये जब हम विग्रह करेंगे तो प्रकट होंगे। विग्रह करेंगे समास का तो क्या होंगे, प्रकट होंगे। अगर वो समस्त पद है तो हमें ये विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं देंगे। कब दिखाई देंगे, जब विग्रह करेंगे। इस आधार पर हम इस तत्पुरुष समास के 6 भेद कर देते हैं। इसमें के आपके 6 भेद कैसे होंगे, एक तो इसमें के ये जो आपके कर्ता कारक है इसको हटा दिया जाता है, एक इसमें के जो ये संबोधन कारक है इसको हटा दिया जाता है।
कर्ता कारक और संबोधन कारक को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। किसमें के, तत्पुरुष समास में के। हम कह सकते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? देखो, नंबर 1, इन कारकों के नाम से इनका नामकरण होता है। अगर विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह को आ रहा है या मैं कहूं कर्म कारक प्रकट हो रहा है उसमें, तो उसको कर्म तत्पुरुष कह देते हैं। अगर उसमें करण कारक प्रकट हो रहा है तो उसको करण तत्पुरुष कह देते हैं। अर्थात विग्रह करने पर से विभक्ति चिन्ह आ रहा है, वो माध्यम के लिए आ रहा है या के द्वारा आ रहा है, तो वो कर्ण तत्पुरुष की ओर चला जाएगा। अगला संप्रदान तत्पुरुष, ये के लिए के आता है, जब विग्रह करने पर मध्य में के लिए, के हेतु ऐसे शब्द आ जाएं। चौथा अपादान तत्पुरुष, इसमें भी से विभक्ति चिन्ह होता है लेकिन अलग होने के लिए। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, विग्रह करने पर इसमें विभक्ति चिन्ह का के की रागेली दिखाई देंगे हमें। अगला है अंतिम अधिकरण तत्पुरुष। इसमें आपको विग्रह करने पर में पेपर दिखाई देंगे, समस्त पद होगा उसमें हमें विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं देंगे, लेकिन विग्रह करेंगे तो हमें अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह में पेपर दिखाई देंगे। हम कह सकते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इनको देखो कैसे हम प्रदर्शित करते हैं या किस प्रकार से हम समस्त पद और विग्रह करते हैं तत्पुरुष समास का। जो नामकरण होगा वो कारक के आधार पर ही होगा। अगर कर्म कारक है तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, करण कारक है तो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान कारक है तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, अपादान कारक है तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध कारक है तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा और अधिकरण कारक है तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कैसे? देखो, जैसे तत्पुरुष समास के उदाहरण है यहाँ पर, जैसे स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त ये आपके एक सामासिक शब्द है या समस्त पद है। हम इसका विग्रह करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है, स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त का क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त विग्रह। अब देखो, ये स्वर्ग प्राप्त एक शब्द था, जैसे ही हमने इसका विग्रह किया तो स्वर्ग को प्राप्त, उसमें मध्य में क्या आ गया? विभक्ति चिन्ह आ गया। और विभक्ति चिन्ह प्रकट होते ही कौन से समास का उदाहरण होगा? वो तत्पुरुष समास का। जब पूरा पद है तो उसमें विभक्ति का लोप होता है, जैसे हमें यहाँ पर को नहीं दिखाई दे रहा, को आपके विभक्ति चिन्ह है। लेकिन जैसे ही आपने इसका विग्रह किया तो इसका विग्रह बनता है स्वर्ग को प्राप्त। और ये को क्या है? आपके विभक्ति चिन्ह। कौन से कारक का है? कर्ता ने कर्म को। कर्ता कारक तो होता ही नहीं है तत्पुरुष में, अर्थात कर्ता तत्पुरुष होता ही नहीं है। कर्म तत्पुरुष से स्टार्ट होते हैं तत्पुरुष समास में। कर्ता और संबोधन तत्पुरुष समास के भेद नहीं होते। तो को विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो इसका नामकरण हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही आगे मैं बात करूं, देखो हस्तलिखित। हस्तलिखित, हस्तलिखित हमारा एक समस्त पद है। इसका विग्रह करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है, हस्त से लिखित। हस्त से लिखित विग्रह किया तो कौन सा विभक्ति चिन्ह आया? से। और से कौन से कारक का है? करण कारक का भी होता है, आपके अपादान का भी होता है।
लेकिन यहाँ पे माध्यम है, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ है, एक माध्यम है, हाथ की सहायता से कोई कार्य हो रहा है, तो किसी की सहायता से, किसी के माध्यम से कोई कार्य होता है, तो कौन से कारक में जाता है इससे? आपके करण में। तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? करण तत्पुरुष। इसी प्रकार से गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा शब्द का हम विग्रह करते हैं तो इसका होता है गुरु के लिए दक्षिणा। बताओ, के लिए आया है, के लिए कौन से कारक में आता है? संप्रदान कारक में। तो ये कौन सा समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष में? संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे ही आगे हम बात करते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो भी कौन सा के लिए? संप्रदान तत्पुरुष। आगे बात करते हैं हम पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट। तो देखो, इसका विग्रह करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट, मतलब पथ से अलग हो गया। और अलग हो गया तो कौन सा कारक होता है? अपादान। कोई पथ है, मार्ग है, उससे कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो गया, अलग चला गया, अलग के योग में कौन सा कारक? अपादान कारक। तत्पुरुष में कौन सा हो जाएगा ये? अपादान तत्पुरुष। ऐसे देखो, राजपुत्र एक समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? बिल्कुल, राजा का पुत्र। का विभक्ति चिन्ह किसमें आता है? समास संबंध में। तो संबंध तत्पुरुष। आगे जलमग्न, जलमग्न क्या हो जाएगा इसका विग्रह? जल में मग्न, जल में मग्न। कौन सा विभक्ति चिन्ह आया? में कौन से कारक में आता है? अपादान कारक में। तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं तो कौन सा तत्पुरुष करेंगे इसको? अपादान तत्पुरुष। अपादान, सॉरी, में संप्रदान, उसमें आता है आपके अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत। इस वजह से कौन सा समास हो जाएगा ये? अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं आपके पहला भेद होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है कर्ण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा होता है अपादान तत्पुरुष, पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष और छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष। तो देखो, जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है विग्रह करने पर, उसी विभक्ति चिन्ह के आधार पर हमारे उस तत्पुरुष समास के भेद का नाम दिया जा रहा है। अगर कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है तो आपके कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है तो आपके कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, कर्ण कारक का है तो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान कारक का है तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, अपादान कारक का है तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष का है तो संबंध कारक का है तो संबंध तत्पुरुष, और आपके अधिकरण कारक का है तो अधिकरण तत्पुरुष। ये पता कैसे लगेगा? विग्रह करने पर केवल विभक्ति चिन्ह इसी के अंतर्गत आते हैं और समास में नहीं आते हैं। इसी समास में समस्त पद में विग्रह का लोप होता है, और जब समस्त पद में विभक्ति का लोप होता है, माफ कीजिएगा, समस्त पद में विभक्ति का लोप होता है, और जब उस समस्त पद का हम विग्रह करेंगे तो आपके विग्रह करने पर हमको जो विभक्ति चिन्ह प्रकट होगा या विभक्ति चिन्ह दिखाई देगा, और जिस कारक का विभक्ति चिन्ह है उसी के आधार पर उसका नामकरण हो जाता है। आ गया समझ में? नोट करो इसको।
आगे देखो हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। देखो कर्म धार्य समास। देखो ये समास काफी अच्छा समास है, बहुत अधिक पूछा जाने वाला समास है। इस समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय, इनका एक समूह होगा। क्या होगा, इनका एक समूह होगा। या तो विशेषण विशेष्य का होगा या फिर उपमान उपमेय का। हम कह सकते हैं पूर्व पद या तो विशेषण होगा या विशेष्य होगा। उसी तरह से उत्तर पद या तो विशेषण होगा या विशेष्य होगा। मतलब एक पद विशेषण होगा और एक पद विशेष्य होगा। ऐसे ही उपमान उपमेय के अंतर्गत भी हमें कोई सा भी पद उपमान हो सकता है और कोई सा पद उपमेय हो सकता है। हम कह सकते हैं या तो एक पद उपमान होगा या दूसरा पद उपमेय होगा। हम कह सकते हैं पूर्व पद या उत्तर पद उपमान हो सकता है, ऐसे ही पूर्व पद या उत्तर पद उपमेय हो सकता है। मैं कहूं या तो विशेषण विशेष्य का जोड़ा हो या उपमान उपमेय का जोड़ा हो, तो कौन से समास का उदाहरण होगा, वो कर्मधारय समास का। देखो विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण, हम किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, वो किस आधार पे बता रहे हैं या क्या विशेषता बताई जा रही है। जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताई जाए वो हमारा विशेषण होता है। और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो हमारा विशेष होता है। जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो हमारा क्या होता है, विशेष। जैसे मैं एक बात लिखूं, एक शब्द लिखूं लड़का, और इसके आगे मैंने एक शब्द लिख दिया सुंदर, सुंदर लड़का। अब यहाँ पे देखो विशेषता बताई जा रही है किसकी, लड़के की। किसकी बताई जा रही है, तो जिसकी बताई जाएगी वो तो विशेष हो जाएगा। लड़का तो क्या है इसमें, विशेष। और क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, सुंदर। ये सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। ऐसे ही काला सांप, काला सांप। अब सांप की बात की जा रही है तो जिसकी बात की जाए या जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो होता है हमारे विशेष। सांप तो क्या हो जाएगा इसमें, विशेष। और काला क्या है, उस सांप की क्या बताई गई है, काला, विशेषता बताई गई है। और जो विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेषण। जैसे हमने कहा छोटा कमरा, छोटा कमरा, तो कमरा की विशेषता बताई जा रही है, तो कमरा तो क्या हो जाएगा, विशेष। और छोटा क्या हो जाएगा, विशेषण। ऐसे ही मैं बात करूं मूर्ख बालक, बालक की बात की जा रही है, बालक तो विशेष है। और बालक की क्या विशेषता बताई जा रही है, कैसा है वो, मूर्ख है। कैसा है, मूर्ख। मूर्ख क्या हो जाएगा, विशेषण। आगे समझ में, विशेषण विशेष। ऐसे ही उपमान उपमेय होता है। उपमान उपमेय में क्या किया जाता है, देखो मैं इधर लिख देता हूं, उपमान
और उपमेय। जो तुलना की जाए या उपमा दी जाए, जो तुलना या मैं कहूं उपमा दी जाए वो तो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए या उपमा दी जाए वो हमारा उपमेय होता है। मतलब जिसकी तुलना कर रहे हैं वो तो उपमेय होगा, और जो तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है वो क्या होगा, उपमान होगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। जैसे मैं कहूं सिंह पुरुष, सिंह पुरुष, तो देखो यहाँ पे सिंह पुरुष, पुरुष की बात की जा रही है, पुरुष की बात की जा रही है, तो पुरुष तो है उपमेय। अब पुरुष की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, सिंह यानी शेर से। शेर क्या है, उपमान, तो पुरुष तो है उपमेय और सिंह क्या है, उपमान। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति की तुलना की जा रही है, एक पुरुष की तुलना की जा रही है, और वो किससे, शेर से। क्या कोई पुरुष शेर हो सकता है, नहीं। हाँ, पुरुष में शेर जैसी वीरता होगी, इस वजह से है जो उससे की पुरुष की तुलना की जा रही है, किससे, शेर से। तो ऐसी स्थिति में वो उपमान रूप में होता है। जिसकी तुलना की जाएगी वो तो उपमेय, और जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान। जैसे और हम बात करें चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो मुख की तुलना की जा रही है किससे, चंद्रमा से। तो मुख तो है आपके उपमेय और चंद्र क्या है, उपमान। मुख की तुलना चंद्रमा से की थी, तो मुख तो उपमेय है और चंद्रमा क्या है, उपमान। ऐसे ही देखो कमल नयन, नैनों की, आंखों की तुलना की जा रही है किससे, कमल से। तो नैन तो क्या है, बिल्कुल उपमेय, और कमल क्या है, क्योंकि आंखों की तुलना की जा रही है कमल से, और जिससे तुलना की जाएगी वो क्या हो जाएगा, उपमान। तो कमल क्या हो गया आपका, उपमान। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दो भेद। एक तो होता है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, और एक होता है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। पहले हम इसमें पहला भेद पढ़ते हैं, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। सीधा सा पता है हमें कि जब विशेषण और विशेष्य का समूह आ जाएगा तो विशेषण विशेष कर्मधारय समास होगा। उपमान उपमेय और विशेषण विशेषण निकालना जान ही गए। देखो कैसे, जैसे लड़का सुंदर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये विशेषण विशेष है। सांप काला हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये विशेषण विशेष है। कमरा छोटा हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये विशेषण विशेष है। बालक मूर्ख हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये विशेषण विशेष है। वीर पुरुष, पुरुष वीर हो सकता है, हाँ पुरुष वीर हो सकता है, ये विशेषण विशेष है। और मैंने कहा सिंह पुरुष, क्या पुरुष शेर हो सकता है, नहीं, पुरुष क्या नहीं हो सकता, शेर नहीं हो सकता। उससे क्या की जा रही है, तुलना, तो ये उपमान उपमेय है। ये क्या है, उपमान उपमेय। चंद्रमुख, क्या किसी का मुख चंद्रमा हो सकता है, नहीं, ये क्या है, तुलना की जा रही है मुख की, किससे, चंद्रमा से, तो ये उपमान उपमेय है। कमल नयन, क्या किसी की आंखें कमल हो सकती है, नहीं, तो ये भी क्या है, उपमान उपमेय है। तो देखो कर्मधारय समास के दो भेद हैं, एक तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास और एक उपमान उपमेय कर्मधारय समास। पहले हम विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के उदाहरण देखते हैं। जब विशेषण विशेष्य का जोड़ा आ जाएगा या जिस समास का
पूर्व पद या उत्तर पद विशेषण विशेष्य का समूह हो वो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहलाता है। कैसे? देखो जैसे ये शब्द लिया हमने सुंदर लड़का। अब कोई लड़का है वो सुंदर हो सकता है, ये विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। और जब विशेषण विशेष्य का जोड़ा आ जाए, विशेषण विशेष्य का समूह आ जाए तो दोनों शब्दों के बीच में या दोनों पदों के बीच में है जो शब्द लिखते हैं विग्रह करते समय, ये तो समास है और इसका विग्रह करेंगे तो इन दोनों पदों के बीच में है जो, कब? जब विशेषण विशेष्य होगा। अब सुंदर लड़का विशेषण विशेष्य है तो इसका विग्रह हो जाएगा सुंदर है जो लड़का। क्यों? विशेषण विशेष का समूह होगा तो दोनों विशेषण विशेष का समूह का जब विग्रह करेंगे तो दोनों के बीच में केवल क्या लगा देंगे? है जो। जैसे काला सांप, क्या हो जाएगा इसका विग्रह? काला है जो सांप। छोटा कमरा, अब देखो छोटा विशेषण है, कमरा विशेष है, कमरे की विशेषता बता दी कैसा है? छोटा। विग्रह क्या हो जाएगा? बिल्कुल छोटा है जो कमरा। ऐसे ही वीर पुरुष, क्या हो जाएगा विग्रह? पुरुष वीर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो विशेषण विशेष है तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, वीर है जो पुरुष। वृद्ध पुरुष या वृद्ध आदमी, आदमी की विशेषता बता दी कैसा है वो? वृद्ध है, बूढ़ा है, तो क्या हो जाएगा? वृद्ध है जो, बस कुछ नहीं करना, विशेषण विशेष्य का पद है आप में तो उसका विग्रह करेंगे तो बीच में है जो लगा देंगे। जैसे वृद्ध आदमी तो वृद्ध है जो आदमी। मूर्ख बालक, किसी बालक की विशेषता बता दी कैसा है वो? मूर्ख। विग्रह करेंगे तो क्या? मूर्ख है जो बालक। ऐसे ही मैं कहूं काला पेन, काला है जो पेन। लाल आंखें, लाल है जो आंखें। ये किसके अंतर्गत आएंगे? सभी कर्मधारय समास में। और कर्मधारय में भी कौन सा? विशेषण विशेष कर्मधारय समास। और दूसरा भेद होता है देखो उपमान उपमेय कर्मधारय समास। इसी का दूसरा भेद होता है कर्मधारय का उपमान उपमेय कर्मधारय समास। इसमें उपमान उपमेय का जोड़ा होगा, उपमान उपमेय का समूह होगा, और जब उपमान उपमेय का समूह होगा उसका विग्रह करेंगे तो बीच में के समान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? के समान। कैसे? देखो चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब देखो मुख चंद्रमा तो हो नहीं सकता, लेकिन मुख की तुलना की जा रही है किससे? चंद्रमा से। तो विग्रह करेंगे, उपमान उपमेय है हमें पता लग गया, विग्रह करेंगे तो बीच में के समान लगा देंगे, चंद्र के समान मुख। ऐसे ही आगे बात करें हम तो देखो कमल नयन। अब आंखें है जो, कमल तो हो नहीं सकती, आंखों की तुलना की जा रही है किससे? कमल से। तो तुलना की जा रही है, उपमान उपमेय है तो के समान लगा देंगे, कमल के समान नयन। ऐसे ही सिंह पुरुष, पुरुष की तुलना की जा रही है किससे? शेर से। क्या हो जाएगा विग्रह? जब उपमान उपमेय हो तुलना की जाए तो उपमान उपमेय के बीच में क्या लगा देंगे? के समान। और विशेषण विशेष होता है तब क्या लगाते हैं? है जो। तो सिंह के समान पुरुष।
चरण कमल, चरण कमल। और यहाँ पे देखो चरणों की तुलना की गई है किससे? कमल से। पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल से। उपमान कौन सा है इसमें? कमल। उपमान कौन सा है? कमल। तो ध्यान रखना, विग्रह करते हैं तो पहले उपमान को रखते हैं। यहाँ पे पहले उपमेय दे रखा फिर उपमान। इन सब में पहले उपमान था फिर उपमेय था। विग्रह करते हैं तो पहले चाहे उपमान उपमेय कहीं भी हो पहले उपमेय को रखते हैं। तो कमल, फिर उसके बाद लिखेंगे के समान चरण। जैसे देखो लो है पुरुष, लो है पुरुष, क्या हो जाएगा? हालांकि ये रूढ़ है, बहुगुरी में जाता है लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए है, लेकिन अगर फिर भी अगर इसमें देखे अगर किसी के लिए रूढ़ नहीं होता तो लोहे के समान पुरुष बहुगुरी में, सॉरी इसमें आ जाता उपमान उपमेय में। ये आपके है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। और इधर हमने बताया विशेषण विशेष कर्मधारय समास। ये आपका कर्मधारय समास पूर्ण हो जाता है। नोट करो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके समास के 3 भेद हो जाते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगले वाले वीडियो में हम समास का पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें आपको बचे हुए तीनों समासों के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।